तो सुनाओगे नहीं आज? टेस्ट है बच्चों, देखो सबको टेस्ट में आना कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन पेपर नहीं देना, ऑफलाइन ही देना है, यही बैठकर क्लास में बैठकर पेपर देना। ऑनलाइन वालों को मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी क्वेश्चन की, आप लोग मुझे आंसर सॉल्व कर कर मुझे दोबारा से पीडीएफ सेंड कर देंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे। कल ऑनलाइन तो कैसे पेपर देंगे बच्चों? हाँ तो टेस्ट पेपर मिल जाएगा आपको, आप अपना नेम लिखेंगे एक पेपर पे, ब्लैंक शीट लेंगे कोई भी, इसमें आप लिखेंगे इको का टेस्ट है, कौन से चैप्टर का टेस्ट है, डिमांड है, सप्लाई का टेस्ट। फिर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर आपको अगर फर्स्ट का आंसर ए लगता है तो ए, सेकंड का बी लगता है तो बी, थर्ड का सी लगता है तो सी, फोर्थ का डी लगता है तो, बस कुछ नहीं, सिर्फ एबीसीडी लिखेंगे। जितना अपना रफ वर्क कैलकुलेशन जो भी आपको करना है वो आप अपनी एक रफ शीट में करेंगे, मुझे आप ये शीट सबमिट करेंगे, इसमें कुछ भी रफ वर्क नहीं होना चाहिए, एक ही शीट पे आपके सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब अगर सपोज मेरी कॉपी में 10 तक की लाइंस हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है तो आप यहाँ खींच के दोबारा 11 वहीं से शुरू कर देना, अगले पन्ने पे 11 वाला मत देना। तो वहीं पे लाइन खींची 11 12 13 14, फिर वहीं पे लाइन खींची और जो भी आपको देना है नंबरिंग वो आप नंबरिंग एक दे दो। तो एक ही शीट पे होना चाहिए और अपना नाम जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है बेटा कल के टेस्ट में, विद नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। हाँ क्वेश्चन पता नहीं, 50% मार्क्स जो होते हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं, मतलब अगर 10 नंबर का पेपर है तो 5 लाओगे तो पास कहलाओगे, अदरवाइज फेल कहलाओगे। 20 नंबर का पेपर है तो मिनिमम 10 मार्क्स आने चाहिए, तो आप पास कहलाओगे, अदरवाइज फेल कहलाओगे। नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग मतलब आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करनी है। क्या बता रहे हैं? इतने भी नंबर का पेपर मेरी क्लास के दौरान ही होगा, जिस टाइम पे मैं क्लास लेती हूँ उसी टाइम पे आपका टेस्ट होगा, इको की क्लास में इको का टेस्ट होगा, स्टैट्स की क्लास में अपन स्टैट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने ये वाला क्वेश्चन गलत किया, इसका 1 नंबर तो कटेगा तो कटेगा, गलत कह रहे हो, और 0.25 जो एक्स्ट्रा कट जाता है, तो सही वालों में से 0.25 कटना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो तुक्का मत बढ़ाओ, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है तुक्का बढ़ाने से, ज्यादा बेटर ऑप्शन। मेरे टेस्ट में बच्चों ना चीटिंग करनी ना करवानी, मेरे लिए दोनों क्वालिटी होते हैं, करने वाला भी और करवाने वाला भी। अगर मैंने चीटिंग करते हुए देख लिया, सपोज मैंने आज श्रुति और वाची को चीटिंग करते हुए देख लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं माइनस श्रुति के भी माइनस करूंगी और वाची के भी माइनस करूंगी। ऐसा नहीं है कि वाची देख रही थी और श्रुति देख रही थी तो एक के माइनस एक के नहीं, और मैं किसी भी कर सकती हूँ, मेरा तो माइनस 10 भी कर सकती हूँ, माइनस भी कर सकती हूँ, आ जाएंगे। तो चीटिंग क्यों करनी है? चीटिंग क्यों करनी है? तो चीटिंग नहीं करनी है, मैं दोनों के मार्क्स माइनस कर दूंगी, करने वाले के भी और करवाने वाले के भी। अपना पेपर अपने आप करो और हो जाए तो मुझे सबमिट करो।
क्यों? आंसर लिखकर दोगे सही दोगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन टेस्ट के रिगार्डिंग किसी का बताओ। वो पता नहीं बेटा, वो कल ही सरप्राइज मिलेगा। पता नहीं जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया ना, वो कंसेप्ट वही आएंगे सारे, और उसी में से ही पेपर आएगा उसी कंसेप्ट में से। हाँ, और कुछ क्या क्वेश्चन? इको के डिमांड सप्लाई के और कोई चैप्टर के नहीं है। ये भी ऑब्वियसली इंक्लूडेड है ना, ये इस चैप्टर में आता है बच्चों। चैप्टर पूरा आएगा डिमांड एंड सप्लाई। चैप्टर मतलब तीनों सेक्शन, उसके तीनों यूनिट, डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई। कंफ्यूज मत हो जाना किसी बात पर, थर्ड यूनिट पढ़ लिया, सेकंड छोड़ दिया। तीनों यूनिट पढ़ेंगे, वहां से वहां तक का पूरा कल के टेस्ट में आएगा। और कुछ आंसर छोड़ दो। आज तो वैसे ही एक पन्ना बाकी है पढ़ाने के मेरे लोग। मैं पीडीएफ बना के आंसर का आप पढ़ लो उस टाइम पे, और उस टाइम पे ऑनलाइन भी आना है। जूम पे मैं लिंक भेजूंगी, ऑनलाइन करें आंसर से वो पीडीएफ बना के बस सेंड करना, बस कर देना अपने आंसर। नहीं पढ़े जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही मिनट का पेपर होगा। अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 मिनट का पेपर होगा। पेपर होगा, मैं बता रही हूँ। तो जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने मिनट का पेपर होता है। ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट अलॉटेड होता है आपका। तो उस 1 मिनट में होता क्या है, देखो थ्योरी क्वेश्चंस तो 1 मिनट में पूरा नहीं आधे को तो 5 सेकंड ही लेंगे, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन से एक से ज्यादा मिनट लेते हैं, तो वहां वो टाइम एडजस्ट हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल नहीं कल टेस्ट में पता चल जाएगा। वो सब करना है, थ्योरी प्रैक्टिकल जितना जो भी करा रहे। नोट्स प्रोड्यूसर कितना बेचने के लिए तैयार है उसकी कहते हैं सप्लाई। There is a direct या positive relationship between the price and the quantity supplied. Next क्या था, price of the related good. Substitutes में कैसा रिलेशनशिप था, नेगेटिव, कि अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाएगी तो अपन अपनी सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिलेशनशिप था, पॉजिटिव या डायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। देन नेक्स्ट क्या था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस कम तो प्राइस ज्यादा तो सप्लाई कम। नेक्स्ट क्या था, टेक्नोलॉजी। अगर आप लेटेस्ट काम में लेते हो तो सप्लाई ज्यादा, आउटडेटेड है तो सप्लाई कम। नेक्स्ट क्या था, अदर फैक्टर्स, गवर्नमेंट टैक्स। अगर ज्यादा लगाएंगे तो सप्लाई कम, और टैक्स लगा देंगे तो सप्लाई ज्यादा। सब्सिडी गवर्नमेंट देगी तो सप्लाई ज्यादा, और सब्सिडी नहीं देगी तो सप्लाई कम। और क्या था, प्राइस ज्यादा होगी तभी सप्लाई, सेल्स ज्यादा करने का कम प्राइस सप्लाई ज्यादा क्रिएट कर दूंगी। नेक्स्ट क्या था, नेचर ऑफ कंपटीशन इन साइज ऑफ द इंडस्ट्री। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो वहां सप्लाई ज्यादा एज कंपेयर टू मोनोपोली, और अगर इंडस्ट्री की साइज ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा।
फिर अपन ने क्या पढ़े थे इसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अदर फैक्टर्स जो कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंजेस होंगे। प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। देन अपन ने पढ़े थे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। क्या थे एक्सेप्शंस? अगर कोई रेयर कमोडिटीज है तो सप्लाई वहां पे कितनी भी प्राइस बढ़ा दो सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। नेक्स्ट क्या था, अगर सेलर एक्सपेक्ट करते हैं आने वाली चीज की प्राइस और बढ़ जाएगी तो आज कितनी भी बढ़ी हुई प्राइस हो आज वो सप्लाई को नहीं बढ़ाएगा। ऑप्शंस के केस में भी सप्लाई प्राइस पे भी क्रिएट कर देती है। एंड हायर द वेज रेट लेसर वुड बी द सप्लाई ऑफ द लेबर। देन अपन ने पढ़ा था मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट्स में दो होते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वहां सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस में चेंज की वजह से सप्लाई में चेंजेस देखे जाते हैं, बाकी अदर फैक्टर्स कैसे रहते थे? एक्सटेंशन मतलब प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, अपन उसी सप्लाई करके ऊपर की तरफ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइस कम सप्लाई कम, अपन उसी सप्लाई करके नीचे की तरफ आएंगे। देन नेक्स्ट क्या था, टिप्स इन सप्लाई कर्व। यहाँ पे ओन प्राइस तो कांस्टेंट रहती है, बाकी अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंजेस आते हैं। शिफ्टिंग दो तरीके की थी, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई में नया सप्लाई कर्व बनेगा, वो राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, डिक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व आपका लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ा था, किसी को कोई भी डाउट? मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब उस प्राइस पे आप कितना सप्लाई कर रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं। प्रोड्यूसर उस प्राइस पे कितना सामान बेचने के लिए तैयार, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या था? Responsiveness of quantity demand rate with respect to change in its one of its determinants, one of its variable. Same definition है यहाँ पे supply की। Responsiveness of quantity supplied with respect to change in one of its determinants. उसके किसी भी डिटरमिनेंट्स में कुछ भी चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई कितना रिस्पॉन्ड करती है, उस चीज को हम किससे निकालते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस है। हमारे कोर्स में जैसे डिमांड में तो प्राइस था, प्राइस ऑफ रिलेटेड कुछ था, इनकम था, एडवर्टाइजमेंट था, वहां चार थे। सप्लाई में डिटरमिनेंट सिर्फ एक है, दैट इज ओन प्राइस। तो मतलब ओन प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में क्या क्या चेंजेस आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। तो इसका फॉर्मूला वही होगा जो वहां था, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। को पता है सप्लाई प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव या डायरेक्ट? प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, इसलिए इस फॉर्मूले के पहले कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P अपॉन Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P विद प्लस का साइन। P का मतलब क्या होता है? आपकी ओरिजिनल प्राइस। Q का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड। डेल्टा Q का मतलब क्या होता है? आपकी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एंड डेल्टा P का मतलब क्या होता है? आपकी चेंज इन प्राइस। डेल्टा Q कैसे निकालोगे? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। और डेल्टा P कैसे निकालोगे? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई चीज 10 रुपए की आती थी, 50 यूनिट सप्लाई करती थी, वही चीज 15 रुपए की आने लगी तो इसकी 70 यूनिट को सप्लाई करने लग गई। अब आप इसकी सप्लाई इलास्टिसिटी निकालो, बताओ। तो सप्लाई इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना? P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। P कितना है 10, Q कितना है 50, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 20 और चेंज इन प्राइस कितना है 5। सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा?
4/5 तो कितनी आएगी सप्लाई इलास्टिसिटी 0.8। सप्लाई इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0. आया समझ में? सप्लाई इलास्टिसिटी सेम है डिमांड जैसा, कुछ भी नया नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P विद प्लस का साइन। P का मतलब ओरिजिनल प्राइस, Q का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड, डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड डेल्टा P का मतलब चेंज इन। क्लियर है बच्चों? देन अपन उसके न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशंस पढ़ेंगे सप्लाई इलास्टिसिटी के। न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन एकदम सेम है जो अपन ने डिमांड में सीखे थे। बच्चों डिमांड में अपन ने पढ़ी थी इलास्टिसिटी जीरो। जीरो कब होती थी? फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जीरो कब होगी इलास्टिसिटी? जब सप्लाई में कोई चीज नहीं हो रहा, चाहे उसकी प्राइस बढ़ाओ चाहे प्राइस कम करो। अगर अपन इसके कर्व की बात करते हैं तो ये प्राइस और ये क्वांटिटी सप्लाइड, तो यहाँ पे इस प्राइस पे आप इतना सप्लाई कर रहे थे, प्राइस बढ़ी तो भी आप इतना ही सप्लाई कर रहे हो, प्राइस कम हुई तो भी आप इतना ही सप्लाई कर रहे हो। तो सप्लाई कर्व कैसा होगा इसका? पैरेलल टू वाई एक्सिस, या इसको क्या बोला जाएगा? वर्टिकल। वर्टिकल बच्चों डिमांड का याद नहीं है क्या? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, या क्या बोला जाएगा इसको? परफेक्टली इलास्टिक। 0 1 से छोटा होता है, 1 से क्या बोला जाता है? इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व इसको बोला जाता है कि चाहे प्राइस बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, आपकी सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। जितना अपन पहले सप्लाई कर रहे थे उतना ही अपन अभी भी सप्लाई करेंगे। ऐसा कौन सी गुड्स के केस में होता है जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं? पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेड्स, जैसे कि दूध दही छाछ, जैसे कि फिश, जो जल्दी खराब हो जाती है चीजें। जो फिशरमैन है उसने फिश कैच कर लिया, अब उसके पास अगर उसने 100 फिशेस कैच किए एक दिन में बेचने के लिए, तो उसकी प्राइस बढ़ भी जाएगी तो भी वो 100 से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकता। प्राइस कम भी हो जाएगी तो भी वो 100 से कम सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगले दिन उसकी वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो कितनी भी प्राइस हो वो उतनी सप्लाई 100 ही रखेगा। तो जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं वहां सप्लाई इलास्टिसिटी कैसी होती है बच्चों? जीरो होती है, या परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व होता है। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। आया समझ में? क्लियर हुआ? देन अगर आप बात करो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब चेंज इन क्वांटिटी, फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। जब चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? 1 से बड़ी। अगर अपन इसका डायग्राम देखते तो आप इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, प्राइस तो थोड़ी सी बढ़ी बट आपने क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। तो इसका कर्व कैसा होगा? नियरेस्ट टू वाई एक्सिस, और जो कब वाई एक्सिस के पास ज्यादा होते हैं उसको क्या कहती है? फ्लैटर शेप का कर्व है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कर्व। आया समझ में? आया समझ में? तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, तो वहां सप्लाई कर वाई एक्सिस के पास जाता हुआ सा बनेगा। नियरेस्ट टू वाई एक्सिस तो फ्लैटेड शेप का बनेगा, और उसको क्या कहा जाता है? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कर्व कहा जाता है। देन अगर आप बात करो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। लेस देन 1 मतलब क्वांटिटी में चेंजेस कम हो रहे हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस, तभी इलास्टिसिटी लेस देन 1 आएगी।
सप्लाई कर्व की बात करते तो प्राइस 5 पे वो जितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है 5, तो प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए, पर उसकी वजह से उसने क्वांटिटी सप्लाई थोड़ी सी ही बढ़ाई अपनी। तो ये सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? ये सप्लाई कर्व बनेगा उसका नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस के पास जाता है उसका सप्लाई कर्व होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टीपर शेप का सप्लाई कर्व, और इसका नाम क्या हो जाएगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक। लेस देन 1 है, जो चीज लेस देन 1 होती है उसको क्या बोला जाता है? इनइलास्टिक। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व बोला जाता है। तो जब इलास्टिसिटी 1 से कम तो सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस के पास जाता हुआ सा बनेगा, स्टीपर शेप का बनेगा, और रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व बनेगा। हाँ जी, तो कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस वो जो परफेक्टली इनइलास्टिक था वहां पेरिशेबल है। Then elasticity equals to 1 मतलब change in quantity upon change in price। जितना क्वांटिटी में चेंज हुआ अगर उतना ही प्राइस में चेंज हुआ तो इलास्टिसिटी कितनी होगी? 1। सपोज आप 5 पे 5 यूनिट सेल कर रहे थे, आपने 2 रुपए 7 रुपीज प्राइस की, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई में कितनी हो गई? 7। जितना परसेंटेज आपकी प्राइस में चेंज हुआ उतना ही परसेंटेज आपका सप्लाई में चेंज हुआ। तो इस सप्लाई कर्व को यूनिट या फिर क्या बोला जाता है? यूनिटी इलास्टिक सप्लाई कर्व बोला जा सकता है। ठीक है, देन लास्ट है आपका, दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे आप क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, अपन उसी प्राइस पे बेच रहे हैं। तो आप इसी प्राइस पे इतना सप्लाई कर रहे थे, 5 पे 10, 15 सप्लाई करना है तो भी प्राइस कितनी है? 5, और 2 सप्लाई करना है तो भी प्राइस कितनी है? 5। तो इसका सप्लाई कर्व कैसा होगा बच्चों? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसी सप्लाई कर्व का नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, या फिर इसको नाम क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक ग्रेटर देन 1। ग्रेटर इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन 1, और जो चीजें 1 से बड़ी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? इलास्टिक कहा जाता है। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व इसका नाम हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब आपका सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, या फिर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये अपन ने 5 तरह की इलास्टिसिटीज पढ़ ली, कौन सी दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा इलास्टिसिटी जीरो। जीरो कब होगा? जब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे प्राइस बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, हम उतना ही सप्लाई कर रहे हैं जितना पहले भी कर रहे थे। तो यहाँ सप्लाई कर्व कैसा होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, या फिर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। कौन से गुड्स के केस में होता है? जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उस केस में ऐसा होता है। देन अपन ने पढ़ा इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। यहाँ सप्लाई कर्व वाई एक्सिस के पास जाता है, वैसा बनेगा, फ्लैटर शेप का बनेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कर्व इसका नाम हो जाएगा। तो elasticity less than 1, less than 1 मतलब change in quantity is less than change in price। तो यहाँ पे सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस के पास ज्यादा वैसा बनेगा, और स्टीपर शेप का सप्लाई कर्व बनेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कर्व। अगर आप बात करो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1 मतलब जितना क्वांटिटी में चेंज हुआ आपके उतना ही अगर प्राइस में चेंज हुआ, तो यहाँ सप्लाई कर्व आपका यूनिट या यूनिटली इलास्टिक सप्लाई कर्व बन जाएगा। देन लास्ट है इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे प्राइस बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, क्वांटिटी प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे क्वांटिटी बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, प्राइस उतनी ही रहेगी हमारी। तो वहां सप्लाई कर्व
कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व हो जाता है। वो डिमांड में थी, यहाँ नहीं है। उसमें डिमांड कर्व की बात की थी, उसमें कंज्यूमर की बात की थी अपन ने, यहाँ सप्लाई की प्रोड्यूसर की बात होगी बेटा। क्लियर है, समझ में आ गए न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई। देन मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। सप्लाई इलास्टिसिटी निकालने के कितने मेथड्स होते हैं, जैसे कि डिमांड इलास्टिसिटी में अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के 3 मेथड्स पढ़े थे डिमांड में। कौन से 3 थे, परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट, आर और मेजरमेंट। यहाँ जो मैंने पहले भी फॉर्मूला सिखाया पी अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये मेथड्स में काउंट नहीं होता, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको मेथड्स में काउंट नहीं करोगे। अगर आपसे मेथड्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी पूछे जाए तो वो 2 ही बताओगे, एक तो वही पॉइंट मेथड होता है और एक वही आपकी आर्क इलास्टिसिटी होती है। वहां पे मेथड्स 3 थे, यहाँ पे मेथड्स 2 हैं। जो अपन ने अभी सीखा था पी अपॉन क्यू इनटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको इस मेजरमेंट में काउंट नहीं करना। वहां बच्चों आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला नहीं है, कल क्या टेस्ट दोगे? जब बिटवीन 2 पॉइंट्स, आज पढ़ लो, नहीं पढ़ाई थी तो, बिटवीन 2 पॉइंट्स जब अपन को इलास्टिसिटी निकालनी होती है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो अपन कौन सी इलास्टिसिटी काम में लेते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है आर्क इलास्टिसिटी का? Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन में P1 माइनस P2। P1 का मतलब होता है आपका ओरिजिनल प्राइस, P2 का मतलब होता है आपका न्यू प्राइस, Q1 का मतलब होता है आपका ओरिजिनल, वेरी गुड, वेरी गुड मैम, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड, और Q2 का मतलब होता है आपका न्यू क्वांटिटी। Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। सेम फॉर्मूला डिमांड में था, सेम, एकदम सेम फॉर्मूला सप्लाई में है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई चीज 10 रुपए की आती थी तो आप उसकी 20 यूनिट्स अलाउ कर देते, वही चीज 20 रुपीज की आ रही है तो मैं उसकी 80 यूनिट्स को सप्लाई करने लगूंगा। तीसरा, वो मेंशन करेगा कि आर इलास्टिसिटी से इसकी इलास्टिसिटी निकाल कर बताओ, तो निकाल कर बताओ, ये है आपका P1, ये है आपका P2, ये है आपका Q1 और ये है आपका Q2। तो Q1 माइनस Q2 20 माइनस 80 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 दैट इज 10 प्लस 20 अपॉन में P1 माइनस P2। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 60 अपॉन 100 इंटू 30 अपॉन माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास 18 अपॉन 10, इलास्टिसिटी कितनी आ गई 1.8। बच्चों 1.8 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 को मैं क्या कह सकती हूँ, इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। आया समझ में? आर्क इलास्टिसिटी सेम, एकदम सेम है जो डिमांड में अपन ने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला होता है आर्क इलास्टिसिटी का आपका? Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन में P1 माइनस P2। Q1 and Q2 are the original quantity and the new quantity. P1 and P2 are the original price and the new price. जब भी एग्जाम में मेंशन हो विद द हेल्प ऑफ आर, कभी ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करता और उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा इलास्टिसिटी निकाल दो बस, तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे? P अपॉन Q इनटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, जो परसेंटेज मेथड होता है, बिना मेंशन के तो परसेंटेज मेथड बाय डिफॉल्ट काम में लोगे।
पर आर्क के लिए हमेशा वो मेंशन होगा और आर्क से तब निकालना होगा। दोनों से आंसर हमेशा अलग अलग आते हैं, सेम नहीं आते, तो वो देखकर आपको मेथड यूज में लेना है। हाँ, एक तो आर्क बता दिया मैंने, अब पॉइंट बता रही हूँ। तो आर्क इलास्टिसिटी क्लियर हो गया। आर्क मतलब जब बिटवीन टू पॉइंट्स अपन को इलास्टिसिटीज निकालनी होती है तो वो कौन सा मेथड काम में लेते हैं, हम आर्क इलास्टिसिटी काम में लेते हैं। देन पॉइंट मेथड, जब आपको गिवन पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जब आपको इलास्टिसिटीज निकालनी होती है तो आप कौन सा मेथड काम में लेते हो, पॉइंट मेथड। यहाँ बच्चों ध्यान दो, पॉइंट dq by dp का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी with respect to differentiation of price into price upon में quantity। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके, फॉर एग्जांपल q इज इक्वल्स टू माइनस का 80 प्लस का 10p और प्राइस मुझे दे दिया 5, प्राइस मुझे दे दिया 10। देखो जब भी ये तो मैं आपको यहाँ सप्लाई में सिखा रही हूँ ये वाला फॉर्मूला, पर कई बार क्या होता है वो डिमांड में भी मुझे ऐसी इक्वेशन लिखकर दे देगा, डिमांड वाले में भी वो कहेगा इसका पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी निकालकर डिमांड की, चाहे वो डिमांड पूछे चाहे वो सप्लाई पूछे, पर अगर वो इक्वेशन पे मुझे क्वेश्चन दे रहा है तो हर बार इसी तरीके से करेंगे जो मैं तरीका आपको सिखा रही हूँ। ऐसा मत बोलना कि आपने सप्लाई में सिखाया था डिमांड में नहीं सिखाया था। डिमांड में वो वर्ड कुछ भी लिख दे, डिमांड या सप्लाई, पर अगर उसने इक्वेशन दे दी मुझे इस फॉर्मेट में जो मैंने लिखी है तो हमेशा आप इसी फॉर्मूले से करेंगे जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। हाँ जी, इसने कहा dq by dp into p by q फॉर्मूला होता है, उसे इक्वेशन दे रखी है q is equals to -80 plus 10 की और p की वैल्यू कितनी रखी है 10। इस p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -80 plus 10 into 10, तो ये हो गई 20। अब ये dq by dp क्या होता है, जो p का कोएफिशिएंट होता है, जो p का कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है उसे क्या कहते हैं, dq by dp कहते हैं। तो आपका dq by dp की वैल्यू कितनी आ रही है 10, फॉर्मूले में पुट कर दो 10 इनटू प्राइस कितनी है 10 और क्वांटिटी कितनी है 20, तो ये कितना हो गया 10 by 2 दैट इज 5। तो इसकी सप्लाई इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, फॉर्मूला क्या होता है dq by dp into p by q। dq by dp क्या होता है, जो p प्राइस का जो कोफिशिएंट होता है, प्राइस का जो कांस्टेंट होता है उसे क्या कह देते हैं dq by dp। तो प्राइस के पहले जो भी लिखा हुआ है वो क्या हो गया आपका dq by dp। p आपको दे ही रखा है, q कैसे निकालोगे, आप इक्वेशन में p की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, q निकल कर आ जाएगा और आप सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है लाइक माइनस का 30 प्लस का 60, p दे रखा है 6। अब उसने कहा इससे आप सप्लाई इलास्टिसिटी निकाल कर बताओ पॉइंट मेथड से। तो फॉर्मूला क्या होता है dq by dp into p by q। आपको dq by dp कितना दे रखा है 6, या फिर यहाँ पे अलग वैल्यू लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन, प्राइस कितनी है 7, ठीक है। dq by dp कितना है 6। अब इसमें मैं q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -30 प्लस 6 into 7, -30 प्लस 42, तो q की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो dq by dp 6 प्राइस 7 अपॉन q कितना था 12, सॉल्व करो आंसर बताओ कितना आएगा 7 by 2 दैट इज 3.5। तो आपकी सप्लाई इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 3. तो जब भी मुझे वो इक्वेशन वाला क्वेश्चन देगा तो मैं इसी फॉर्मूले से निकालूंगी, चाहे वो डिमांड में बोले चाहे सप्लाई में बोले, इससे अपन को कोई फर्क नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ स्क्रीन पे, आप लोगों को कॉपीज में करना है।
कोई भी कॉपी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। निकालने वाले क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन तारीख से निकालने जितने भी मैं लिख रही हूँ बच्चों। करो, ये 10 क्वेश्चंस करने हैं अभी। मेरा भी फर्स्ट का पॉइंट 81 आ रहेगा ना, सेकंड का थर्ड का 3,
फोर्थ का आंसर क्या? 3.75। फिफ्थ का 2.5। एट का 9.5। नाइन का 3। 10 का 2। बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? सबसे पहले कर लेते, तुम तो बोलते नहीं हो हमेशा।
हो गए सबके? क्वेश्चंस? लास्ट टॉपिक अपना बाकी है, दैट इज प्राइस। वैसे तो ये टॉपिक डिटेल में मार्केट वाले डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट होता क्या है इक्विलिब्रियम मतलब, सपोज प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। देखो जब प्राइस बढ़ती है तो आपको पता है डिमांड कम होती है, प्राइस बढ़ती है तो आपको पता है सप्लाई भी बढ़ती है। तो एट द प्राइस ऑफ 6 अपन देख पा रहे हैं कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई। तो इस प्राइस को क्या कह देंगे अपन? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब उस प्राइस पे जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई, उस प्राइस में मार्केट अपने आप को क्लियर कर रहा है। इसके ऊपर अपने पास एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, डिमांड आती है सप्लाई के बारे में, और इसके नीचे अपने पास कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होती है जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई, जहां पे मार्केट अपने आप को क्लियर कर ले, जहां पे आपके पास नो एक्सेस डिमांड एंड नो एक्सेस सप्लाई बचे। मार्केट में ना तो एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है, जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई है। तो इस प्राइस को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। मतलब जहां पे डिमांड और सप्लाई, डिमांड का डाउनवर्ड्स होती है, सप्लाई का अपवर्ड्स होती है, जिस प्राइस की इंटरसेक्ट करेंगे उस प्राइस को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस क्वांटिटी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ पे जो 11 है वो क्या हो गई आपकी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आया समझ में? तो इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, तो मार्केट अपने आप को क्लियर कर ले, उस पॉइंट पे ना तो एक्सेस डिमांड बचेगी ना ही एक्सेस सप्लाई बचेगी, मार्केट अपने आप को क्लियर कर लेगा। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर? समझ में आ गया? ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया बच्चों। डिमांड एंड सप्लाई फ्रंट टेस्ट। परसों से अपन अपना स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन।